हर कातिल को ये शुरू में लगता है कि जो भी वो कत्ल करने जा रहा है वो एक परफेक्ट मर्डर है और शायद पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी और सब कुछ ठीक होगा। हर क्रिमिनल को ये लगता है कि जब वो क्राइम करने जा रहा है तो उसके बाद शायद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। और यही वजह है एक रिसर्च और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इस दुनिया में जितने भी क्रिमिनल हैं, मर्डरर हैं, पेशेवर हैं या फिर जो फर्स्ट टाइमर हैं, उनमें से हर एक के दिमाग में यही होता है, 1% भी ये नहीं होता है कि शायद उनका राज फाश हो जाएगा। उन्हें यही लगता है कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं बहुत प्लान के साथ कर रहे हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हर क्रिमिनल, हर कातिल थोड़ा सा भी खुद पे डाउट कर ले तो बहुत सारे क्राइम रुक जाएंगे। यही हाल सोनम का था, यही कहानी राज कुशवाहा की थी, खासकर इन्हीं दोनों की। जब इन्होंने ये क्राइम किया तब बहुत सोचा था, हर पहलू से सोचा और फिर यह भी सोचा कि इस मामले में कभी पुलिस इन तक पहुंच नहीं पाएगी। और इनके इस कॉन्फिडेंस की सिर्फ एक वजह थी, जिस साजिश के ऊपर मिलकर सोनम और राज कुशवाहा ने काम किया वो साजिश ये थी कि कत्ल कैसे करना है, मारना कैसे है, ये सेकेंडरी चीज है। इंश्योर ये करना है कि राज और सोनम मिलकर जिस राजा कुशवाहा को मारने जा रहे हैं उसकी लाश कभी मिले ही नहीं। उन्होंने ये कई जगह पढ़ा था कि जब लाश नहीं मिलती तो कत्ल का मुकदमा बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलता और फिर वो आसानी से कभी पकड़ में ही नहीं आएंगे। इस वक्त मेघालय पुलिस की पूछताछ जारी है। 8 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है 5 लोगों को, राज कुशवाहा और सोनम के अलावा बाकी के जो 3 साथी थे। पुलिस ने एक सवाल पूछा सोनम से। उसने कहा कि जब एक अच्छी फैमिली की तुम्हारी शादी हो गई, सब कुछ ठीक, पर तुम्हें कभी भी 1% को डर नहीं लगा कि जो तुम करने जा रही हो पकड़ी जाओगी तो फिर पूरी जिंदगी क्या होगी, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? पूछताछ में सोनम ने पहली बार पुलिस वालों से यही कहा कि उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि कभी राजा की लाश पुलिस बरामद कर पाएगी और जब लाश मिलेगी नहीं तो कभी कत्ल का इल्जाम सामने नहीं आएगा। ये बात सोनम ने पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान कही और यही उसके कॉन्फिडेंस की वजह थी कि वो बेफिक्र थी, आराम से रह रही थी तब तक, जबकि 3 जून की सुबह उसे पहली बार पता चला कि राजा कुशवाहा की लाश मिल गई है। और जिस दिन पता चला लाश 2 जून को मिली थी, लेकिन उस तक यह खबर पहुंची 3 जून को। जब ये पता चला तब उस दिन पहली बार घबराई थी और उसे लगा था कि अब शायद मामला गड़बड़ा गया। पूछताछ में सोनम ने क्या कुछ कहा, कितनी कॉन्फिडेंट थी, कैसे उसने प्लानिंग की, वो बताऊं उससे पहले चलिए पहली बार आपको दिखाता हूं और क्यों उसी का ये पार्ट है, उसी साजिश का, कि सोनम को क्यों यकीन था कि कभी राजा की लाश बरामद ही नहीं होगी। तो मेघालय में चेरापूंजी के पास एक झरने के नीचे जाने के बाद, फिर ऊपर आने के बाद 23 मई को राजा कुशवाहा का कत्ल किया गया। ये सारी कहानी तो आपने सुनी है। जिस जगह पर एग्जैक्ट कत्ल किया गया, जिस जगह से लाश को उठाकर नीचे खाई में फेंके गया, वो जगह आज पहली बार आपको दिखाता हूं। यह है वो चेरापूंजी का इलाका। थोड़ा सा आबादी से ये दूर है क्योंकि ये एक तरह से पिकनिक स्पॉट है, जो टूरिस्ट आते हैं आमतौर पर ऐसे इलाकों में घूमने के लिए आते हैं। आसपास अगर आप देखेंगे सिर्फ हरियाली है, पहाड़ है, नीचे गहरी खाई है और यहां दूर दूर तक इंसानों का पता नहीं है। नीचे एक झरना है, ये झरना बड़ा फेमस है। चेरापूंजी में जो भी टूरिस्ट आता है इस झरने के बारे में वहाँ के गाइड ज़रूर बताते हैं और जिनमें इतनी स्टेमिना होती है कि वो 3000 स्टेप उतर सकें और चढ़ सकें, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, वो इस झरने तक ज़रूर जाते हैं। और फिर झरने तक जाकर नीचे जाना और ऊपर आने में कम से कम 4 घंटे आप मानकर चलिए, क्योंकि थकता है इंसान, बैठ जाता है। तो जब सोनम और राजा यहाँ पहुँचे तो इस झरने के बारे में भी गाइड से उन्हें पहली बार पता चला।
इधर 21 और 22 2 दिन से सोनम अपने 3 किलर के साथ लोकेशन ढूंढ रही है। 2 लोकेशन मिला, मौका नहीं मिला, मौसम ने कभी साथ नहीं दिया, वो परेशान थी, ऊब चुकी थी। आखिरकार 23 तारीख को गाइड के थ्रू पहली बार पता चलता है कि एक झरना है। तो उसने पूछा झरने के आसपास क्या है, तब पता चला कि नहीं, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। जब उसको लोकेशन के बारे में पता चला तब सोनम ने तय किया कि इसी जगह जाएंगे। उसके बाद 23 मई की दोपहर ये चारों, यानी कि सोनम और उसके 3 किलर और 5वां विक्टिम यानी कि राजा कुशवाहा, इसी जगह पर पहुंचते हैं। अब इस विजुअल को आप देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है, वादियां हैं, हरियाली है, पहाड़ी है और ये झरना है। अब ये एक तरह से एक सेल्फी पॉइंट है। ये जो रेलिंग लगी हुई आप देख रहे हैं, ये सारी एक सेफ्टी, मतलब सेल्फी लेने के लिए लोग, और रेलिंग इसलिए लगाई गई है कि रेलिंग के जस्ट नीचे खाई है गहरी, मतलब एक इंसान को ऊपर से नीचे फेंकें तो कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट लगेगा नीचे पहुंचने में। तो इसीलिए जब यहां पहुंचे ये लोग तो पहली ही नज़र में कातिलों को और सोनम को ये जगह सूट कर गई। उन्होंने देखा कि आसपास कोई है नहीं। गाइड ने कहा था कि आपको ज़रूरत है, हमें लेकर चलेंगे। उससे पहले एक दिन गाइड साथ था, लेकिन राजा शायद गाइड को लेकर जाना चाहता था, पर सोनम को यह था कि अगर गाइड के साथ गए तो फिर तो कत्ल होगा नहीं। तो इसीलिए सोनम ने मना किया था गाइड के लिए, और उसने कहा कि हम लोग चलेंगे, रास्ता पता है, क्योंकि जगह जगह साइन बोर्ड भी लगे हुए थे, वो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो बिना गाइड के सोनम और राजा एक स्कूटी पे वहां पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद ये लोग नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। अब जब ऊपर आते हैं तो उसी वक्त फोन पे बातचीत होती है सास से। अब इसी रेलिंग के पास ये लोग थे, थके हुए हैं, चढ़ाई की वजह से सांसें फूल रही हैं। इत्तेफाक से ऊपर आने के बाद अब राजा कुशवाहा को वॉशरूम जाना था। अब वहां आसपास में वॉशरूम था नहीं, तो उसको खुले में जाना था, और उस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं, मौका बिल्कुल सही था। तीनों धीरे से जिस तरफ राजा गया, एक चूंकि कॉर्नर ढूंढ रहा था, ये तीनों वहां पहुंचते हैं, और ठीक उसी वक्त पीछे से पहला बार आकाश करता है राजा कुशवाहा के सर पर। वो जब पलटता है तब उसके सर पर दूसरा बार वो गिर पड़ता है। इतनी देर में सोनम को एहसास हो गया था, काम हो गया। वो दूर खड़ी थी, पास आ जाती है। पूछताछ में पूछा गया कि क्या जब राजा कुशवाहा का कत्ल हो रहा था तो राजा ने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी बीवी भी इन कातिलों के साथ है। सोनम ने इस बात से इनकार किया था, बोला कि नहीं, मैं तो दूर थी। लेकिन तीनों जो कातिल थे उन्होंने कहा हाँ, जब दूसरा वार किया और वो नीचे गिरा हुआ था तब भी उसकी आंखें खुली हुई थी, और तब तक सोनम पास आ चुकी थी। राजा कुशवाहा ने मरने से पहले सोनम को अपनी आंखों से देखा था, और शायद जब वो मरा तब तक उसको यकीन हो चुका था, और इस बात की भी सच्चाई पता चल चुकी थी कि उसकी मौत की कहानी किसी और ने नहीं, उसकी बीवी ने लिखी है, जिसके साथ वो हनीमून मनाने के लिए इतनी दूर आया। इसके बाद उनकी आंखों के सामने राजा ने दम तोड़ दिया। अब आपको याद होगा, पहले आपको बताया था कि तीनों कातिल ने मिलकर अब उसके दोनों हाथ और दोनों पैर, उन्हें पकड़कर उठाकर खाई में फेंकना था। तब आपको लगा होगा कि 3-3 हैं, हट्टे कट्टे थे सारे, उठाकर अकेले फेंक सकते थे। अब इस जगह को देखिए, आपको एहसास होगा कि इसके लिए 4 लोगों की जरूरत क्यों थी। इस रेलिंग के पास ही एक सबसे लास्ट में जाकर एक मतलब चढ़ाई टाइप की बनी हुई, मतलब चबूतरा टाइप का, जिसपे आप चढ़कर, ये उनके लिए जो सेल्फी लेते हैं तो नीचे से अगर साफ नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है सीढ़ी, उस पर खड़े हो जाइए तो सामने का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, और वहीं पे नीचे गहरी खाई है। तो मुश्किल ये थी कि राजा कुशवाहा की मौत हो चुकी थी, वो जमीन पर था, अब उसे उठाकर खाई में फेंकना था। रेलिंग की ऊंचाई काफी थी, अब वहां से उठाओ और फिर ऐसे फेंको, उसके लिए ताकत चाहिए थी। तो फिर इन्हें मदद की जरूरत पड़ी। तब आई सोनम। इन चारों ने मिलकर सबसे पहले उसे नीचे से उठाकर इस रेलिंग के ऊपर चबूतरे पर रखा, जो एक स्टेप ऊपर था। फिर चारों उसके ऊपर खड़े होते हैं, और उसके बाद राजा की लाश को उठाते हैं, पुश करते हैं, और फिर उस रेलिंग के ऊपर से
यहीं नीचे की तरफ फेंकते हैं जो आप विजुअल देख रहे हैं। इसीलिए यहां पर सोनम की मदद की जरूरत पड़ी थी। अब इसके नीचे गहरी खाई इतनी है और उस तरफ न झरना न कुछ और, मतलब आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाएं तो बहुत सारी जगह पे सिर्फ सुनसान झाड़ियां जंगल होता है, वहां कोई टूरिस्ट या किसी आम लोकल का भी जाने का मतलब नहीं होता है। तो उन्होंने इसीलिए नीचे फेंकी थी और इस जगह को यूं अचानक कत्ल नहीं किया था। उन्होंने जब देखा कि वाकई यहाँ खाई गहरी और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, जहाँ पे लाश गिरी वहां तक जाने के लिए कोई पगडंडी और कोई रास्ता नहीं था, और सोनम को ऐसी ही जगह चाहिए था। राज कुशवाहा ने ऐसी जगह के लिए उसको ब्रीफ किया था। तब उन्हें लगा कि ये बेस्ट जगह थी जहां से कभी लाश बरामद नहीं होगी। जंगल है, जानवर हैं, लाश गायब हो जाएगी, लाश खा जाएंगे। और उसके बाद इन लोगों ने फिर लाश फेंकने के बाद तसल्ली की, देखा, झांका उसी जगह पर, और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि नहीं, अब इतनी गहराई में जाने के बाद लाश कौन कहाँ ढूंढेगा, और इनका मकसद ही यही था कि लाश ऐसी जगह फेंको कि कभी लाश के बारे में पता ही नहीं चले। तो जब लाश के बारे में पता नहीं चलेगा तो किसी के जिंदा और मुर्दा होने का सर्टिफिकेट कौन देगा। ये करने के बाद इसी जगह से ये चारों वहां से निकल जाते हैं। सोनम अब बेफिक्र थी क्योंकि उसे मालूम था कि कत्ल जिस तरीके से करना है, मकसद एक ही था कि लाश बरामद ना हो। और उस जगह को देखने के बाद वो मुतमईन थी कि अब बरामदगी होनी नहीं है। तो फिर वही कहानी आएगी कि गायब हो गया, क्रिमिनल ने पकड़ लिया, मार लिया, कहीं ले गए, किडनैप हो गया, और यही कहानियां चलती रहेंगी। और वो वहां से यही सोच कर निकली। फिर सारे रास्ते से होते हुए वो वहां से निकलकर उसी शाम पहुंचती है सिलीगुड़ी बस से। सिलीगुड़ी से फिर वो बस पकड़कर पहुंचती है पटना। पटना से फिर वो बस पकड़ पहुंचती है आरा। फिर आरा से वो ट्रेन पकड़कर पहुंचती है लखनऊ। फिर लखनऊ से बस पकड़कर पहुंचती है इंदौर, और इंदौर के देवास गेट के एक फ्लैट में एक कमरा पहले ही से था। बुर्का पहनकर वो उस कमरे में रहती है और उसी कमरे में अगले 8 जून तक वो छुपी हुई थी। और इतना कॉन्फिडेंट थी वो कि लाश तो उस जगह से मिलनी नहीं है। और उसके बाद प्लानिंग का हिस्सा यही था कि 8 जून को फिर वो वहां से निकलेगी। अब वक्त काफ़ी हो गया और अपने आप को शिलांग के आसपास कहीं लावारिस हालत में, एक बेहाल हालत में बरामदगी उसकी दिखाई जाएगी। उससे पूछा जाएगा, वो कहेगी कि हाँ हम दोनों गए थे, अचानक कुछ लोगों ने हमला किया, हमें कुछ सुंघाया, हमें याद नहीं। और उसके बाद वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। ये कहानी का पार्ट था। अब पुलिस ढूंढती रहती, लाश तो मिलती नहीं। तो फिर क्या होता? कोई अफेयर, किसी और चीज़ का किसी को शक नहीं, शादी बड़े अच्छे माहौल में हुई, कुछ दिन पहले हुई, तो ये सारी चीज़ें कहीं थी नहीं। और यही वजह था कि शक ना हो, इसी वजह से जब रिश्ता तय हुआ उससे कुछ महीने पहले ही राज कुशवाहा ने सोनम के घर के पास का अपना घर बदल लिया था और दूर जाकर किराए में रहने लगा था ताकि किसी को भी भनक ना लगे। तो उसकी सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 2 जून को जब लाश मिली और 3 को पता चला, तब पूछताछ में सोनम ने बताया कि पहली बार मैं डरी, पहली बार मुझे लगा कि शायद मामले का खुलासा हो जाएगा और शायद मैं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि अब पुलिस लाश के जरिए कातिल तक पहुंचेगी। तो लाश मिलने से ही राज कुशवाहा और सोनम का दिल टूट गया था और उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और अब सोनम ने यही एक्सेप्ट किया है कि अगर ये लाश न मिली होती तो कभी पुलिस उस तक नहीं पहुंचती। 8 तारीख को जब वो पहुंची थी वहां पर, उससे पहले उसको ये भी पता चल गया था कि बाकी के 4 सुपारी किलर और उसका आशिक यानी 3 और वो सुपारी किलर के सभी साथी थे, उनमें से एक कजन था राज का, वो पकड़े गए हैं और सब कुछ खुलासा हो चुका है। लेकिन फिर भी आखिरी वक्त तक उसने ये तय किया था कि वो पुलिस को गुमराह करेगी और यही दिखाएगी कि वो ड्रग्स के मतलब उसमें उसको ड्रग्स दिया गया, उसे कुछ पता नहीं, कब कहाँ कैसे रखा गया कुछ पता नहीं, यही कहानी गढ़ेगी। लेकिन अफसोस उसकी कहानी गढ़ने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि बाकी ने अपना मुंह खोल दिया था, तो सारा भेद खुल गया। तो इसलिए जो शुरू में मैंने कहा था कि अगर कातिल को यह एहसास हो जाए कि नहीं वो जो कर रहा परफेक्ट जुर्म नहीं है तो शायद ना करे, लेकिन यहां गड़बड़ ये थी कि जो पूरी पूछताछ उसने बताया कि कत्ल कब करना है, कैसे करना है, ये सेकेंडरी चीजें थी। जरूरी यह है कि लाश बरामद ना। और उसने कई ऐसे केस स्टडी किए, कई चीजों को पढ़ा
कि जब लाश नहीं मिलती है तो अदालत में जनरली यही होता है कि कत्ल का मुकदमा कैसे चलेगा, क्या पता वो कल को लौट आए, क्या पता कहीं चला गया हो, किसी ने अबडक्ट कर रखा हो। तो पूरा फोकस यही था कि राजा की लाश न मिले, लेकिन अफसोस लाश मिली और इन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। अभी भी पूछताछ जारी है, कई और अभी खुलासे होंगे। एक और जो पूछताछ के दौरान अब पता चल रहा है वो ये है कि जब पूछताछ हो रही है और पुलिस सोनम को बता रही है कि बाकी 3 ने क्या राज कुशवाहा ने ये कहा, तो वो राज पर भड़क रही है कि वो झूठा है, उसने मुझे गुमराह किया, उसने मुझे फंसाया। और अब तो ये भी तक कई बार उसने शुरुआत में कहने की कोशिश की कि मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मुझे राज ने उकसाया, मुझे राज ने बहकाया, मुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन ऐसे कई सबूत हैं जिसकी वजह से अब जो 3 खासतौर पर कातिल थे, उन्होंने कहा कि जब 23 तारीख को हम कत्ल कर रहे थे इसी जगह पर जो लोकेशन आपको दिखाया, तो एक वक्त को उन्हें भी लगा, क्योंकि वो भी पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे, ना सुपारी किलर थे, वो राज कुशवाहा के दोस्त थे, उनके लिए पहला क्राइम था। तो जब एक्चुअल वक्त आया मारने का तो वो तीनों भी घबरा गए, डर गए, क्योंकि इससे पहले यही था कि चाकू नहीं मारना, किसी और तरीके से नहीं मारना, धक्का देना। धक्का देने में और चाकू मारने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यही था कि धक्का भी शायद खुद सोनम देगी, लेकिन अब वो 2 फ्लॉप हो चुके थे पहले, 21 और 22। इससे पहले गुवाहाटी में नाकाम हो गया मारने का। तो अब ये हुआ कि बस लास्ट है। यहाँ पे भी पहले ये लोग कहते इससे पहले तो पहुंचे नहीं थे, तो इन्हें ये था कि उस खाई में राजा को धक्का देना है। लेकिन जिस पॉइंट पर वो पहुंचे, उस पॉइंट पर जब उन्होंने रेलिंग देखी और ऊंची ऊंची रेलिंग, तो उन्हें लगा कि यहाँ से अगर सेल्फी लेते भी हैं तो धक्का कैसे देंगे। अगर आप ये विजुअल देखें तो उस रेलिंग के साथ धक्का नहीं दिया जा सकता, वहाँ किसी को उठाकर ही फेंका जा सकता है। तो इस रेलिंग को देखकर जो सोनम है उसको बड़ा धक्का लगा कि यहाँ से कैसे धक्का दे सकते हैं, वरना लास्ट तक ये था कि धक्का देकर मारना है। लेकिन वहाँ चांस थे नहीं धक्का देने के, कोई रेलिंग ऊंची ऊंची थी। तो अब उन तीनों की बारी आई कि अब तुम काम करो, प्लान बी मारो, जो हथियार लेकर आए हो। तीनों नौसिखिए थे और तीनों का ये पहला क्राइम था। इससे पहले उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कम से कम मर्डर। वो पीछे हट रहे थे कि नहीं थोड़ा और देखते हैं, कुछ और कहीं से मिल जाए। तब सोनम चीखी थी और तब सोनम ने कहा था हिट हिम, क्योंकि उनके पास कपड़ों में छुपाकर उन्होंने हथियार रखा हुआ था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी मारने की। तो सोनम चिल्लाती है और गुस्से में कहती है हिट हिम, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। और तब उन्हें लगा कि अब क्या करें। फिर अचानक उनमें से एक ने निकाला, आकाश ने, और पीछे से राजा कुशवाहा के सर में मारा। और जब उस एक हमले से वो घबरा कर पलटा, तब तक दूसरा उसके आगे के हिस्से से लगा और वो वहीं पर गिर गया था। ये सब कुछ सोनम के सामने हुआ। और शायद अगर सोनम फोर्स न करती, बेशक चाकू चलाने वाले वो लोग थे, लेकिन फोर्स किया था सोनम ने, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर राजा कुशवाहा को जिंदा नहीं देखना चाहती थी। और इसीलिए इस रेलिंग की वजह से धक्का नहीं दिया जा सका। 23 लास्ट था, 24 को राजा कुशवाहा कह रहा था कि अब मुझे इंदौर जाना है, मम्मी ने भी बोल रखा है अब आ जाओ, और उसे भी ये था कि अब लौटना है। तो यही एक चांस था, यही मौका था जो सोनम गंवाना नहीं चाहती थी, और इसी मौके के तहत उसने मार डाला। हाँ, बस बाकी जितने कातिल और क्रिमिनल हैं उनके साथ वही गलती उसने की कि लाश मिलेगी नहीं, मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। पर ऐसा होता नहीं है। हर कातिल, हर क्रिमिनल को यही गुमान होता है कि उसने परफेक्ट फुल प्रूफ प्लान किया है। लेकिन इतनी गलतियां, और आज के दौर में तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में कोई अगर ये सोचे भी तो बेवकूफ़ है। इसीलिए बार बार मैं यही कहता हूँ, नहीं रहना है, रिश्ता नहीं निभाना है, आप डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, शादी नहीं करनी है। इस मामले में माँ बाप नाराज होंगे, होने दो। कम से कम आपका परिवार तो खुश रहेगा, सलाखों के पीछे तो नहीं रहेगा, जिंदगी तो जी सकते हो। लेकिन बाप को दिल का दौरा पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, उस डर से आप शादी कर रहे हो। पर ये नहीं सोच रहे हो कि जब ये कत्ल की बात पता चलेगा तो उस बाप का क्या होगा। अभी जो खबर आ रही है, जो सोनम के पिता है, जो जब वो गायब थी, डेली घर के बाहर वो कुर्सी पर बैठकर मीडिया वालों से बात करते थे। जिस दिन से सोनम की गिरफ्तारी हुई और ये पता चला कि वही कातिल है, उन्होंने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। और जो खबर आ रही है वो तबीयत खराब है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट है। तो एक गलती से सोनम ने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। काश ये पहले सोच लेती।
कि पिता नाराज होंगे, कुछ हो गया उन्हें, उससे ज़्यादा सदमा तो उसने इस हरकत से दी है। तो इसीलिए मेरी अपील गुजारिश है कि कभी भी ऐसा कुछ हो, नहीं बन रही है यार, डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, समझौता कर लो, शादी नहीं करनी है, माँ बाप को कन्विंस करो, समझा लो। बट ये सोचना कि नहीं ये करके हम बच जाएंगे, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये वो दौर है जिसमें कब कहाँ लाइफ पे क्या हो जाए कुछ कहना भी मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। इधर पिछले एक हफ्ते में मुंबई में 2 तरह से अलग अलग शूट आउट हुए। एक तो पुलिस स्टेशन के अंदर हो गया, एक नेता ने दूसरे नेता को गोली मारी, हालांकि किस्मत से वो बच गया, बट सारी चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। बट उस कहानी का मैं सिर्फ जिक्र करने के लिए कर रहा हूँ, सुना नहीं रहा हूँ। ये जो आज की कहानी है, कैसे कोई शख्स इतनी गहरी साजिश बुन सकता है, उसकी एक मिसाल है, एक झलकी है। मुंबई में एक इलाका है दहीसर, बड़ा मशहूर इलाका है मुंबई में, और इसी दहीसर इलाके में है एक आईसी कॉलोनी। इसी आईसी कॉलोनी में एक शख्स जिसका नाम है मॉरिस, लोग उसे मॉरिस भाई भी कहते हैं, उसका दफ्तर है। मॉरिस एक बिजनेसमैन भी है, अपने आप को वो सोशल वर्कर भी बताता है, और मॉरिस की कई खबरें छपी थी जब कोरोना आया था तब मुंबई में, क्योंकि कोरोना काल में उसने वाकई अपने आईसी कॉलोनी के लोगों की बहुत मदद की थी। जब लॉकडाउन था और ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, तब मॉरिस ने न सिर्फ अपने पैसे लगाए बल्कि लोगों की सेवाएं की, उनकी ज़रूरत के सामान उनके घर तक पहुंचाए। तो इस वजह से मॉरिस की तारीफ भी हुई और मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी। इसी मॉरिस का दफ्तर है आईसी कॉलोनी में, और इसी दहीसर में एक और शख्स रहते हैं जिसका नाम है अभिषेक। अब अभिषेक की पहचान ये है कि अभिषेक पूरा नाम है अभिषेक घोसालकर। अभिषेक घोसालकर इसी दहीसर और उसके इलाके में कभी काउंसलर रहे, पार्षद, बीएमसी का जो चुनाव होता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद उनकी वाइफ काउंसलर रही, और अभिषेक के जो फादर थे वो एक दौर में पहले काउंसलर थे, उससे पहले वो बाद में एमएलए भी बने, मतलब विधायक भी थे। तो इस इलाके में अच्छी पकड़ थी घोसालकर फैमिली की। तो अभिषेक घोसालकर एक्स काउंसलर को फोन आता है मॉरिस का, और मॉरिस कहता है कि कल आप शाम घर पर आ जाओ, मेरे दफ्तर में आ जाओ। और इन दोनों के बीच में कोई मन मुटाव था तो उसको दूर करते हैं और बाकायदा पब्लिकली करते हैं। तो पब्लिकली कैसे हो सकता है, तो आप कोई सभा करें, पब्लिक के बीच में जाएं, रैली में। आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में ये है कि भाई आओ, फेसबुक खोलो, लाइव स्ट्रीमिंग पे चले जाओ, अपने इलाके के लोगों से कनेक्ट हो जाओ। तो अभिषेक भी मॉरिस के घर दफ्तर पहुंच गया। तब करीब शाम के 7 बजे होंगे। वहां पहुंचने के बाद कुछ देर बात होती है, और फिर ठीक शाम के 7:30 बजे फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है। अब इस लाइव स्ट्रीमिंग में एक साथ मॉरिस और अभिषेक दोनों कैमरे पर दिख रहे हैं। वो तस्वीर आप देखेंगे, कैमरे पर दोनों दिखाई देते हैं। इसके बाद अब अभिषेक बोलना शुरू करते हैं। करीब करीब 39 मिनट वो बोल चुके थे, 39 मिनट्स। इन 39 मिनट में वो अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें, ये भी कि आप लोग, हमारे इलाके के लोग, मुझे और मॉरिस को एक साथ देखकर आपके सरप्राइज भी एक तरह का है, क्योंकि दोनों में कभी मनमुटाव था, एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, लेकिन एक ही फ्रेम में एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये भी कि अब हम लोग साथ हैं और अब मिलजुल कर लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। ये सारी बातें अभिषेक फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग पर बोल रहे हैं। 39 मिनट जब हो जाता है तो अचानक अब मॉरिस लाइव स्ट्रीमिंग में बोलते हैं और ये कहते हैं अभिषेक को कि अब आप आखिरी 2 शब्द कहिए, लास्ट 2 वर्ड्स। अब भी फ्रेम में अभी तक थे। अब जब ये कहा मॉरिस ने कि लास्ट 2 वर्ड बोलिए, उसके बाद वो सोफे से उठ जाता। दोनों की तस्वीरें सोफे पर दिख रही हैं, लेकिन ये कहकर मॉरिस वहां से उठ जाता है अभिषेक को कि लास्ट 2 वर्ड्स बोलिए, और ये बोलते हैं वो कैमरे के बाहर। अब मॉरिस कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अभिषेक है, लेकिन वो अब कैमरे की तरफ दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। अब यहां अभिषेक लास्ट 2 वर्ड बोलना शुरू करता है कि आप लोग सरप्राइज होंगे मुझे और मॉरिस को एक साथ देखकर, लेकिन इलाके के लोगों की भलाई के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे, जो भी अच्छा होगा काम करेंगे। और ये कहकर वो अपनी बात खत्म करता है। करीब 40 मिनट पूरे होने वाले हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग को फेसबुक पर, और वो आखिरी लाइन जो बोलता है अभिषेक वो ये है कि अब बाकी लोगों से भी मिलना है, बात करना है, और वो
ये कहकर इतना सोफे पे खड़ा हो जाता है अभिषेक। अब वो खड़ा होने के बाद जैसे ही उस कैमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है और कैमरे पे दिखाई देता है कि अभिषेक ने अपना पेट पकड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरे फायर की आवाज़ आती है कंधे की तरफ, वो कंधा भी पकड़ता है और फिर अपने आप को शायद बचाते हुए वो कैमरे के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब कैमरा खाली है, ब्लैंक है। 40 मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग और कुछ सेकंड का ये एक्शन खत्म हो चुका है। अब कैमरा बंद है, वहां मौजूद लोगों की जुबानी आगे की कहानी है। कहानी ये है कि जब वो आगे की तरफ आया, पहले तो कुछ लोग समझ नहीं पाए, फिर अचानक देखा कि अभिषेक के पेट से, कंधे से खून गिर रहा है और एक के बाद एक कुल 5 फायर की आवाज़ आई। 5 गोली चली, जिनमें से 3 गोली अभिषेक को लगी और गोली चलाने वाला कोई और शख्स नहीं था, बल्कि 40 मिनट तक, बल्कि 39 मिनट तक जो शख्स फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग पे अभिषेक के बराबर में बैठा हुआ था दाईं तरफ, वही मॉरिस भाई था, जो फेसबुक पे ये बैठाकर डिक्लेयर करा रहा था कि अब हम में कोई मनमुटाव नहीं है, हम दोनों एक साथ हो गए, एक साथ लोगों के लिए काम करेंगे, भलाई के लिए। वही शख्स अभिषेक को लास्ट 2 वर्ड्स बोलने के लिए कहता है और लास्ट 2 वर्ड जैसे ही वो खत्म होता है, वो अचानक कैमरे के पीछे से गोली चला देता है। 3 गोली लगी थी, एक पेट में, एक कंधे पर और एक गर्दन पे। अभिषेक गिर पड़ता है। वहाँ पे और भी बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, लोग मौजूद थे और ये दफ्तर खुद मॉरिस का था। मॉरिस के स्टाफ भी मौजूद थे। अब मॉरिस उसी पिस्टल को हाथ में लिए हुए अचानक तेजी से अभिषेक के नीचे गिरते फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है अपने कमरे में जाता है। कुछ मिनट ही बीतते हैं, चंद मिनट, जब ऊपर से एक और फायर की आवाज़ आती है। ये 6ठी गोली चली थी। अब नीचे लहूलुहान अभिषेक, उसको उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही है और अचानक उसी घर से ऊपर से एक और फायरिंग की आवाज़। अब लोग आधे बदहवास ऊपर भागते हैं। जब ऊपर भागते हैं, कमरा खोलते हैं तो देखते हैं कि मॉरिस के हाथ में पिस्टल और मॉरिस के सर पर गोली। मॉरिस ने एक गोली अपने आप को खुद सर में मार ली थी। थोड़ी देर के बाद अब दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। दोनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोनों की मौत हो चुकी थी। यानी एक कत्ल हुआ था उस घर में, उस दफ्तर में, और एक खुदकुशी। अब यहाँ तक की कहानी, कैमरे पे गोली, ये तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि 2 लोग जो जिनके बीच में दुश्मनी थी, वो अचानक दोस्ती करते हैं, फेसबुक पे लाइव एक साथ बैठते हैं और जब लाइव ख़त्म हो जाता है, आखिरी 2 शब्द बोल दिया जाता है, तब वही मॉरिस उठकर अभिषेक को, एक्स जो काउंसलर है, उसको गोली मारता है। तो इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है, पहले चलना पड़ेगा। बात 2014 की है। तब अभिषेक काउंसलर हुआ करता था। बाद में उसकी वाइफ काउंसलर, पिता एमएलए रहे ही शिवसेना से, उद्धव ठाकरे गुट से, क्योंकि आजकल 2 गुट है, एक शिंदे गुट है, एक उद्धव ठाकरे है। तो ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से अभिषेक और उनके पिता का संबंध रहा है। इसी इलाके में मॉरिस रहा करता है, आईसी कॉलोनी में, जिस इलाके के पार्षद या विधायक अभिषेक या उसके पिता है। बिजनेस किया करता था मॉरिस। धीरे धीरे उसकी अभिषेक से दोस्ती हुई, क्योंकि उसका लोकल पार्षद था। दोनों लगभग हम उम्र भी थे। दोस्ती हुई, उसके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। फिर शायद उसे लगा कि राजनीति में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, पावर है, पैसा है। तो मॉरिस ने भी तय कर लिया कि वो भी पॉलिटिक्स में जाएगा। अब धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स के जाने की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। अब पॉलिटिक्स में जाने के लिए पहले आपको कुछ सोशल वर्क करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। मॉरिस ने यह काम शुरू कर दिया। इसी दौरान में मॉरिस की एक महिला से दोस्ती होती है। महिला अच्छे खासे पैसे वाली थी। इस महिला के साथ जो दोस्ती हुई, ये बात अभिषेक को भी पता था, क्योंकि तब मॉरिस और अभिषेक दोस्त हुआ करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। पर एक रोज़ अचानक महिला ने मॉरिस के खिलाफ रेप का इल्ज़ाम लगा दिया और पुलिस स्टेशन पहुंच गए उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। उसने रिपोर्ट में न सिर्फ रेप का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि मॉरिस के ऊपर 80 लाख रुपए उसके हड़पने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। अब रेप का मामला, हालांकि ये भी पुलिस जानती थी कि ये लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, एक साथ आना जाना था, रहना था। दूसरा कि हो सकता है कुछ गलतफहमी हो। तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, कार्रवाई कुछ नहीं की। अब वो महिला इधर लगातार थाने के चक्कर काटती रही। फिर चूंकि उसके इलाके का नेता अभिषेक, और अभिषेक को भी वो महिला जानती थी, अभिषेक मॉरिस का दोस्त,
अब उस महिला ने अभिषेक को पकड़ा और कहा कि ऐसे ऐसे मामला है, अगर आप पुलिस से कहोगे, आप तो पॉलिटिशियन हो, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अभिषेक ने सिफारिश कर दी। अब जब सिफारिश की तो पुलिस जो है मॉरिस के पीछे पड़ गई और मॉरिस को ये बात बड़ी बुरी लगी। उसे लगा कि यार ये मेरा दोस्त है और ये मुझे झूठे मामले में, क्योंकि उसका दावा था कि मैंने कोई रेप नहीं किया है, ये उसकी पुरानी दोस्त उसे फंसा रही है और अभिषेक उसे उकसा रहा है और पुलिस वालों को मेरे पीछे लगा रहा है। तो यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती के बाद इस दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। अब अभिषेक की सिफारिश के बाद पुलिस मॉरिस के पीछे पड़ गई। मॉरिस को पता था कि वो अरेस्ट हो जाएगा, तो मॉरिस बड़ी खामोशी से चुपचाप एक रोज लॉस एंजलिस अमेरिका चला जाता है, कैलिफोर्निया की राजधानी। तो वो अमेरिका पहुंच गया, लॉस एंजलिस। इधर अभिषेक को ये बात पता थी, पुलिस को भी पता चला। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया इंटरपोल के थ्रू कि भाई हमारे यहाँ वांटेड है रेप के केसेस में, रेप का जो केस है उसके ऊपर। तब लुकआउट नोटिस है, लेकिन वो अपना पहुंच गया वहाँ। कुछ महीने रहा, उसे लगा कि अब मामला ठंडा हो गया होगा। जून 2022 में मॉरिस वापस देश लौटता है, मुंबई। जैसे वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचता है, इत्तेफाक से मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाती है। मुंबई पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट पहुंचती है और मॉरिस को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाती है, फिर कोर्ट में पेश करती है, फिर वो जेल चला जाता है। मॉरिस को अब यहां भी लगता है कि उसके लौटने और एयरपोर्ट पर कौन सी फ्लाइट से आना है, इसकी जानकारी भी अभिषेक ने पुलिस को दी है। दुश्मनी और गहरी हो गई। अब वो जेल जाता है, जेल में रहता है और ये सोचता रहता है कि मुझे बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। करीब 3 महीने पहले मॉरिस जमानत पर अब बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसका यही था कि उसे बदला लेना है। जो मॉरिस की वाइफ है, उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया इस इंसिडेंट के बाद, वो यही कि वो बार बार यही कहता था कि मेरी ज़िंदगी अभिषेक ने बर्बाद कर दी, मुझे झूठे रेप में केस में भी उसी ने फंसाया, मेरे पीछे पुलिस उसी ने लगाई, मुझे उसी की वजह से जेल जाना पड़ा। क्योंकि उसे शायद पता था कि मैं भी इसी इलाके से बीएमसी का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और वो नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई और चुनाव लड़े, तो इसलिए ये सारी साजिश बनी। ये मॉरिस की सोच थी। अब वो बाहर आया, अब उसे अभिषेक से बदला लेना है, क्या करे। अब उसने साजिश बुननी शुरू की। सबसे पहले उसने कहा कि अभिषेक के करीब जाने के लिए अब ज़रूरी है कि अभिषेक से वापस दोस्ती की जाए। उसने अभिषेक से अपने कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मैसेज भिजवाया, फिर बातचीत की। उसने कहा जो हुआ सो हुआ, ज़िंदगी बड़ी है तो हम पुराने सारे गिले शिकवे दूर करते हैं और एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। मैं भी तुम्हारी पॉलिटिक्स में मदद करूँगा, तुम भी मेरी मदद करना। अभिषेक को भी लगा कि अब ठीक है, पुरानी बातें हो गई, चलो हटाओ। तो अभिषेक भी अब उससे नॉर्मल बातें करने लगा। इसी बातचीत के दौरान फिर उसने कहा कि बीएमसी का चुनाव है, उससे पहले चलो इलाके के लोगों के लिए काम करते हैं। और इलाके के लोगों को ज़्यादातर को ये पता है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो एक फेसबुक लाइव करते हैं और उस फेसबुक लाइव के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि अब हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों मिलकर ये जो कॉलोनी है, आईसी कॉलोनी दाहिसर में, वहाँ की भलाई के लिए काम करेंगे। अभिषेक को लगा इससे अच्छी बात क्या होगी। उसने कहा लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है मेरे दफ्तर से होगी, और उसका दफ्तर इसी आईसी कॉलोनी में था। अभिषेक को लगा कि इसमें क्या इशू है। तो अभिषेक अपने कुछ समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ 8 फरवरी की शाम 7 बजे पहुंच जाता है मॉरिस के दफ्तर में और वहां करीब 40 मिनट तक लाइव करता है। 7:30 पर फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। 8:10 पर जैसे ही खत्म हुई, उसने आखिरी 2 शब्द कहे। अचानक मॉरिस उठता है और गोली चला देता है। इसके बाद ऊपर अपने कमरे में जाता है और ख़ुद को गोली मार लेता है। इस तरीके से मॉरिस ने अपना बदला ले लिया। अब खुदकुशी क्यों की खुद उसने? तो अभी तक पुलिस का यही कहना है कि उसे शायद लगा कि वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद उसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी, जेल जाना नहीं चाहता है, तो उसने अपने आप को भी मार लिया। अब यहाँ तक तो केस खत्म। अब सवाल ये था कि मुंबई पुलिस ने कहा कि हमने पूरी जांच कर ली, कभी भी मॉरिस के नाम पर किसी वेपन का लाइसेंस इशू नहीं हुआ है, कम से कम मुंबई या महाराष्ट्र में। मतलब उसको हथियार का लाइसेंस नहीं दिया गया, तो फिर किस गन से उसने गोली चलाई? अब इसे पता चला कि कुछ वक्त पहले ही मॉरिस ने अपने लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखा था, हथियारबंद। तो उस दिन गार्ड उसके साथ था और उसने उसी गार्ड के गन को हाथ में लेकर उसी से गोली चलाई और फिर उसी गन से खुद को मारा। तो इस पहलू पर भी क्राइम ब्रांच की जांच करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस से लेकर के सब क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। तो अब छानबीन जारी है
पुलिस उस लेडी जिसने रेप का इल्ज़ाम लगाया, अब उस केस को भी रीओपन करके कि उसकी सच्चाई क्या है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है, और उस रेप की सच्चाई क्या है ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्या वो फॉल्स रेप केस था, झूठा इल्ज़ाम लगाया था मॉरिस पर उस महिला ने, या इसके पीछे अभिषेक का कोई हाथ था? आखिर इस गहरी दुश्मनी और फिर इस साजिश एक प्लान करके एक फेसबुक के लाइव स्ट्रीमिंग पर यह कत्ल कैसे हुआ? और क्या ये भी था कि जब ये कत्ल हो तो इलाके के जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो लाइव अभिषेक को मरता हुआ देखें? क्या ये भी प्लान का हिस्सा था? अब ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन इस जांच में जो सबसे सही जवाब दो लोग दे सकते थे, एक अभिषेक या खुद अक्यूज मॉरिस, अफसोस वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। तब उन दोनों के बगैर ही पुलिस को इसकी जाँच करनी और इस जाँच को इसके अंजाम तक पहुँचाना, और इसके लिए दो टीमें अलग अलग बनाई हैं क्राइम ब्रांच ने, एक जो सिर्फ अभिषेक की मौत की जाँच करेगी और दूसरी जो मॉरिस की खुदकुशी की जाँच करेगी कि उसने क्या सोचकर खुदकुशी की। तो इसमें जो भी अपडेट आगे आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।